एक खेल अंतरात्मा का नमस्कार। आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज बात होगी उन 15 राज्यसभा सीटों की जहां पर कुछ ही देर में नतीजे सामने आने वाले हैं, क्योंकि वोटों की गिनती शुरू हो गई है। लेकिन चर्चा किस बात पर करेंगे? इस बात पर कि तमाम ऐसे विधायक आज दिखे जो पलटे, नाम अंतरात्मा का लिया लेकिन काम क्रॉस वोटिंग का कर दिया, और इसी वजह से अपनी पार्टी का दम भरने वाले ऐसे ऐसे विधायक आज सामने आ रहे हैं। 2 राज्यों में, खासकर जहां पर उत्तर प्रदेश में मारा जा रहा है कि 7 समाजवादी पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी बीजेपी के लिए। वहीं संकट तो सुक्खू सरकार पर आ गया, क्योंकि वहां पर भी खबर है कि 9 से 10 कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी की तरफ वोटिंग कर दी है। और ऐसे में देखिए, सरकार सुक्खू की, लेकिन झटका सीधे अभिषेक मनु सिंघवी को लगेगा, क्योंकि वो राज्यसभा के उम्मीदवार थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और हर्ष महाजन को जीत मिल सकती है, जो कि पहले तो कांग्रेस पार्टी के नेता थे, अब बीजेपी में हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राज्यसभा उम्मीदवार बनाए गए थे। आइए, अगर आप कर्नाटक पर, तो वहां 4 उम्मीदवारों के आज नतीजे घोषित होने हैं, जिसमें से 3 सेफली कांग्रेस की तरफ से जीत रहे हैं, 1 सेफली बीजेपी की तरफ से। लेकिन जेडीएस ने भी एक उम्मीदवार वहां पर उतार दिया है, क्या सोच के, जबकि उनके 19 विधायक ही हैं। कुल मिलाकर इन 3 राज्यों में लगातार नॉन स्टॉप कवरेज हम आपको दिखाएंगे, जिसमें नतीजे आने कुछ ही देर में शुरू हो जाएंगे। लेकिन खबर जिसके साथ हम शुरुआत करें वो है उत्तर प्रदेश की, यहां पर कुछ देर के लिए वोटिंग रोकी गई, और वजह है ओपी राजभर के विधायक, जिनको लेकर, उनकी वोटिंग को लेकर वहां पर शिकायत की गई है। और इसी वजह से एक आपत्ति ओम प्रकाश राजभर की तरफ से है कि उनके विधायक जगदीश राय ने बिना दिखाए कैसे वोट डाला, इसकी जांच की जाए। दूसरी आपत्ति उनके विधायक को लेकर है समाजवादी पार्टी की, कि आखिर विधायक दूधराम का वोट किसी के सहयोग से कैसे डलवाया गया है। देख खेल अंतरात्मा का, क्योंकि आज सुबह से अगर 2 शब्द आपने सबसे ज्यादा सुने होंगे तो अंतरात्मा और क्रॉस वोटिंग। अब आपको बताते हैं कि इन दोनों में रिश्ता क्या है। जब क्रॉस वोटिंग का काम करना होता है तो अंतरात्मा का अक्सर नाम लिया जाता है। आइए, इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। अजय आलोक जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय निरुपम जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ेंगे। अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी का पक्ष। अनुपम मिश्रा, आरएलडी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 2 खास विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विजय त्रिवेदी जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट। राज्यसभा के दौरान उत्तर प्रदेश में खेल हुआ, खुल्लम खुल्ला हुआ। समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने पाला बदल लिया। गायत्री प्रजापति की पत्नी और समाजवादी पार्टी की विधायक महाराजी देवी वोट डालने नहीं पहुंची, मतलब समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। मेरी अंतरात्मा के बारे में किसी के नहीं मैं जानता हूँ। अब उन बातों को आप बेहतर समझते होंगे कि कोई क्यों चला गया, किसी को सिक्योरिटी की जरूरत रही होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं, आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपको ये लाभ दे दिया जाएगा। सुनने में तो बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं। वो बात समझ में नहीं आ रही कि वो पैकेज छोटा था कि पैकेज बड़ा था। और उत्तर प्रदेश का जो माहौल है, सभी दलों के विधायकों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के हमारे 8 प्रत्याशियों को मिला है। आप देखेंगे कि सभी दलों ने अपना आशीर्वाद और समर्थन बीजेपी के सभी प्रत्याशियों को दिया है। मनोज पांडे समाजवादी पार्टी के चीफ व्हिप थे, लेकिन वोटिंग से पहले उन्होंने पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया। मनोज पांडे के साथ राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य भी समाजवादी पार्टी को झटका देंगे। राजनीति में है तो आरोप लगेंगे। हम जनता के लिए चुन के आए हैं, और जिस भगवान रूपी जनता ने हमें चुना है उसके लिए केवल हमें सोचना है। आज योगी जी को अपने मत से धन्यवाद देने का दिन है, और आज मैं अपना और अपने समाज की तरफ से उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो हम लोगों की कई वर्षों से पीड़ा थी, वो पीड़ा हम लोगों को उन्होंने समझा और उस दुख को समझा और दूर किया। वोट पे अपना विचार होता है, अपने विचारों पे वोट किया है। जिसको मुझे जो कैंडिडेट अच्छा लगा उसको मैंने वोट किया इसमें। अरे कार्रवाई भी देखते हैं, और बाकी क्या आदमी आरोप लगा रहा है, प्रत्यारोप लगा रहा है, उससे क्या मतलब है। यूपी में 10 सीटों पर चुनाव था। बीजेपी ने आखिरी वक्त में 8वें उम्मीदवार के तौर पर संजय सेठ को मैदान में उतार दिया, जिसके बाद सियासत तेज हो गई। खबर आने लगी कि समाजवादी पार्टी के 7, राजा भैया की पार्टी के 2, बीएसपी के 1 विधायक का बीजेपी को समर्थन मिला।
फिर संजय सेठ की जीत के दावे तेज हो गए। ये तो मोदी जी की नीतियों की जीत है। वो जो अच्छा काम कर रहे हैं और जो अच्छा काम चाहता है कि देश और प्रदेश में अच्छा काम हो, विकास हो, वो साथ जुड़ता जा रहा है। संजय सेठ कुछ नहीं है भाई, ये गवर्नमेंट चल रही है, बाबा जी बैठा ले हुए हमारे एमएलए को, लेकिन वो हमें दिखा के वोट दे आएंगे तो हमारे किसी कोई दिक्कत नहीं। नाम लेना हम लोग बंद कर देंगे, मनोज माने खत्म। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव हुआ। कांग्रेस के 9 से 10 विधायकों के क्रॉस वोटिंग की खबर आई और बीजेपी ने जीत का दावा किया। साथ ही दावा ये भी कि हिमाचल में सुक्खू सरकार संकट में है। मेरे कॉन्टेस्ट के बाद ये मिनॉरिटी में आ गई है सरकार, और मेरे को लगता है कि कुछ दिन में अपने बोझ से ढह जाएगी। निश्चित रूप से हमने सभी विधायकों से कहा है, सभी विधायकों ने वोट डाला है, और मैं कह सकता हूं कि सबने वोट पार्टी की विचारधारा के ऊपर डाला है, और अंतरात्मा की बात पर वोट नहीं होता, विचारधारा पर वोट होता है। और जो लोग पार्टी से विरोध में कोई वोट डालता है तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ न कुछ सौदेबाजी की। अब कर्नाटक का हाल भी देखिए। क्रॉस वोटिंग की खबर यहाँ से भी आई। कर्नाटक में 7 सीटों पर चुनाव हुआ। कांग्रेस ने 3, बीजेपी जेडीएस ने 2 उम्मीदवार उतारे थे। दावा किया गया कि बीजेपी के एक विधायक एसटी सोमशेखर ने क्रॉस वोटिंग की। कांग्रेस के 3 उम्मीदवार और बीजेपी के एक उम्मीदवार के जीतने का दावा किया जा रहा है। वो शायद कांग्रेस के ऊपर उनका विश्वास फिर दोबारा रखा है, क्योंकि वो पहले भी कांग्रेस का था, बीजेपी चला गया था, फिर कांग्रेस में वोट डाला है। स्वागत करते हैं। ऐसा विषय पे भारतीय जो भी व्यक्ति पार्टी का जो आदेश है वो मानना पड़ेगा, नहीं तो ये गलत संदेश व्यक्ति को भी एक हानि पहुंचाएगा। कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा? हाँ, जरूर होगा, निश्चित तौर पर। 3 राज्यों में हुए राज्यसभा चुनाव के चुनावी दंगल में इधर से उधर का जबरदस्त खेल हुआ। यूपी और कर्नाटक में उस खेल का सरकार की सेहत पर असर नहीं होगा, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि हिमाचल में क्या होगा। आज तक ब्यूरो। वोटों की गिनती कुछ देर में ओपी राजभर के विधायकों के चक्कर में रुकी है। जल्दी से अभिषेक के पास चलते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। अभिषेक, क्या खबर है? मतलब दोनों तरफ से शिकायत है, एक राजभर साहब भी शिकायत कर रहे हैं, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी शिकायत कर रही है, रोक दी गई है इसलिए गिनती। बिल्कुल अंजना, थोड़ी देर के लिए ये गिनती रुकी हुई है, किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। लेकिन जो 2 शिकायत आई है, एक जो जगदीश राय हैं जिन्होंने अपना वोट दिखाकर नहीं डाला था, और बीजेपी का ये आरोप था कि ये वोट समाजवादी पार्टी को गया है, तो ऐसे में उन्होंने जांच की मांग की और ओम प्रकाश राजभर ने बकायदा लिखित शिकायत दी है कि इसकी जांच की जाए और खास करके वो सीसीटीवी खंगाला जाए जिसके जरिए ये प्रूफ हो सके कि क्या उन्होंने दिखाया है या नहीं दिखाया है। जबकि दूसरे विधायक हैं दूधराम बस्ती के महादेवा के विधायक हैं, उन्होंने खुद वोट नहीं डाला है, उनके साथ कोई सहयोगी था जिसने जा करके उनका वोट डाला है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी ने आपत्ति लगाई है कि आखिर इसमें वोट की गोपनीयता कहां रही जब दूसरा शख्स जा करके उसने उनके साथ वोट डाला है। ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से दूसरी आपत्ति आई है और यह कहा गया कि जब तक इन दोनों वोटों का निस्तारण नहीं हो जाता, फैसला नहीं हो जाता, तब तक आगे की काउंटिंग रोकी जाए। तो फिलहाल इसी बात पर चर्चा चल रही है कि आखिर कब तक इसका निस्तारण हो पाता है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि किसी भी वक्त दोबारा से ये काउंटिंग शुरू हो जाएगी। कोई हलचल अगर नतीजों को लेकर आती है, पता चलता है कितनी देर में नतीजे आएंगे, 6 साढ़े 6 बजे का वक्त बताया गया था, जरूर इशारा कीजिएगा, फौरन आपका रुख करेंगे। तमाम राजनीतिक मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। इधर उधर वाला जो ये खेल है अजय आलोक जी, उसमें सबसे ज्यादा आरोप आप पर लग रहा है कि आपने समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों को उत्तर प्रदेश में और हिमाचल में तो अगर वाकई 9 या 10 ने क्रॉस वोटिंग कर दी है, तो आरोप लग रहा है कि आपने लोकतंत्र में फिर खेल किया जो कि नैतिकता के खिलाफ है। अंजना जी, एक मैथिली में कहावत है, अपने नहाई ची बाढ़ दहाई है। घर अपना नहीं संभल रहा है, आरोप हम पे लगा रहे हैं। अरे अपरिपक्व नेतृत्व जहां होगा, चाहे वो प्रदेश स्तर पे हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो, तो ऐसे नतीजे हमेशा देखने को मिलते हैं। अब आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हिमाचल में तो इनकी सरकार है भाई कांग्रेसियों की,
सोनिया गांधी वहां से क्यों नहीं लड़ने गई? अगर इतना ही शक था कि हिमाचल में कुछ गड़बड़ हो सकता है, वहां से जीत के आती, जो विद्रोह होता खत्म हो जाता। क्यों चली गई राजस्थान लड़ने के लिए? क्योंकि विश्वास नहीं था। ये हमारी गलती है। अगर हिमाचल में कांग्रेसियों को आपस में विश्वास नहीं है तो ये हमारी गलती हो जाएगी। अरे भाई, आपकी विपत्ति तो हमारी संपत्ति है, हम क्यों नहीं लेंगे? यहाँ कोई भजन गाने आए ना, हम राजनीति करने आए हैं। आपका घर आपसे नहीं समझ रहा है, लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी, कल रात में विधायक, उनके 8 विधायक डिनर पर नहीं पहुंचे, मैं आप ही के चैनल देख रहा था। ये भी हमारी गलती हो गई। अपने विधायकों को समझाने में नाकाम आप रहते हैं। आपका नेतृत्व क्या है आपको खुद नहीं पता है कि आपका नेतृत्व कोई मानने को तैयार नहीं है, और गलती भारतीय जनता पार्टी की हो जाती है, मतलब और मोदी जी की हो जाती है। मतलब आपके घर में आग लगी और फायर ब्रिगेड आप उम्मीद कर रहे हैं कि मोदी जी लाके दें। अजीब हालत है भाई, अपना घर संभालिए। बेसिक बात है कि जब मोहरा बैठाइएगा ना, पारिवारिक मोहरा, किसी को ही मुख्यमंत्री बना के, वो जमाना लद गया 80 वाला। पारिवारिक मोहरा को जैसे ही मुख्यमंत्री बनाइएगा तो पार्टी में हमेशा क्लेश होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था को फॉलो कीजिए, राहुल गांधी से मुक्ति पाइए। दुर्लभ इंसान है, जल्दी नहीं मिलते हैं, राजनीति के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस को अगर दुर्लभ नहीं बनना है तो राहुल गांधी से मुक्ति पा लें, ये सब समस्या नहीं आएगी। और हमें दोष देने का कोई फायदा नहीं है, अपनी कमियों को सुधारिए। संजय जी, 2 राज्यों में भारी विपत्ति, और वो कह रहे हैं कि आपकी विपत्ति उनकी संपत्ति है, कोई वो झाल बजाने या भजन करने तो आए नहीं है पॉलिटिक्स में। अब बिहार में भी आज 2 विधायक छिटक लिए हैं, चले गए हैं एनडीए में, और हिमाचल में तो रियल संकट दिख रहा है, क्योंकि अगर 9 या 10 चले गए, अभी जो ग्राफिक्स दिखा रहे थे फिर से दिखा दीजिए, 40 आपके विधायक हैं, 25 बीजेपी के हैं, अगर 9 या 10 आपके निकल जाते हैं, 3 निर्दलीय भी उस तरफ है, तो मुश्किल में आपकी सरकार। बीजेपी कह रही है कि अल्पमत में आ गई है आपकी सरकार। देखिए, अब ये कहना मुश्किल है कि कहां पर कितने विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, क्योंकि अभी तक काउंटिंग पूरी हुई नहीं है। इसलिए काउंटिंग पूरी हो जाए और रिजल्ट आ जाए, उसके बाद किसी निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है। इसलिए इस बारे में अभी कोई टिप्पणी मैं नहीं करूंगा। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव है। हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस अपर हाउस की कल्पना की, उसके बारे में ये एक सोच थी कि यहां पर पढ़े लिखे, थोड़ा ज्यादा जानकार, थोड़ा समझदार ऐसे लोग आएंगे जो लोकसभा में जो चर्चा होगी या जो विधेयकों पे चर्चा होगी उसको सही ढंग से समझ करके राज्यसभा की संस्तुति उसको प्राप्त होगी। ऐसे राज्यसभा के सदस्यों के चयन के लिए जिस प्रकार से विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है, या फिर ऐसा लग रहा है कि ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी एजेंसियों का डर दिखा करके विधायकों को डरा के, धमका करके अपनी तरफ खींचने का प्रयत्न हो रहा है, यह निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारे साथी जो आलोक जी ये कह रहे थे कि हमारी पार्टी के अंदर विपत्ति है, विपत्ति नहीं है, विपत्ति है क्रिएट करते हैं, और विपत्ति क्रिएट करके उसको अपनी संपत्ति बनाते। विपत्ति कैसे क्रिएट करते हैं? लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, करोड़ों रुपए का खेल होता है। शिव कुमार भी यही कर रहे हैं संजय जी। राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, मुझे संजय जी, डीके शिव कुमार भी यही कर रहे हैं कि वहां से बीजेपी वाले आए और उन्होंने कहा कि हमने क्रॉस वोटिंग की है। उनकी अंतरात्मा कैसे जागी? मैंने आपका सवाल सुन लिया है। वहां सोमशेखर गए हैं जो बुनियादी तौर पर कांग्रेस पार्टी के थे और पिछले चुनाव में कांग्रेस छोड़कर के भारतीय जनता पार्टी से लड़े और चुन करके आ गए। अब वहां पर कांग्रेस पार्टी को बीजेपी के किसी विधायक की जरूरत ही नहीं थी चुनाव जीतने के लिए। हमारे पास इतने विधायक थे कि हमको किसी दूसरी पार्टी के विधायक को खरीदने की जरूरत ही नहीं थी। तो मतलब वहां पर अगर किसी सोमशेखर ने क्रॉस वोटिंग की तथाकथित तौर पर, जिसके बारे में अभी तक जानकारी स्पष्ट नहीं हुई है, तो वो किसी पैसे के लालच में, किसी एजेंसी के दबाव में नहीं, बल्कि हो सकता है कांग्रेस के प्रति उनका प्यार फिर से उमड़ गया होगा और कांग्रेस के साथ वापस आए होंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायकों को जिस तरीके से तोड़ा गया और कांग्रेस के बारे में जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में चर्चा हो रही है, वो निश्चित तौर पर सामान्य सी घटना नहीं है। यूपी में तो एक बहुत बड़े व्यापारी उपस्थित है 8वें कैंडिडेट बन के। मैंने सुना है कि 20,000 करोड़ के आदमी है, शायद उससे भी ज्यादा भी हो सकते हैं। तो 20,000 करोड़ का आदमी विधायकों को फूल और का गुलदस्ता देकर के तो नहीं बुलाएगा। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ा लालच, एक बड़ा पैकेज दिया गया। वो पैकेज क्या है, इस बात की जानकारी निश्चित तौर पर वहां के लोगों को होगी। मैं तो यहां बैठे बैठे नहीं बता सकता। लेकिन राज्यसभा के चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग होती है तथाकथित तौर पर, वह क्रॉस वोटिंग यूं ही नहीं होती है। उसके पीछे सत्तारूढ़ दल या जो जिस पार्टी का भी उम्मीदवार जीतने की जुगत लगा रहा होता है, वो निश्चित तौर पर इस प्रकार की हरकतें करता है, जिसमें पैसा भी शामिल होता है, मसल पावर भी शामिल होता है और एजेंसियों का दबाव भी शामिल होता है। अब इसमें कोई लोकतंत्र ढूंढ रहा है, तो ईश्वर ऐसे लोकतंत्र से भारत को बचाए।
ईश्वर ऐसे लोकतंत्र से भारत को बचाए। भाई बताइए अजय आलोक जी। और वो कह रहे हैं मतलब आज सुबह से देश समझना चाह रहा है कि ये अंतरात्मा जगाने में जो महारत हासिल करने वाले नेता हैं, इसमें क्या क्या हुनर इन्वॉल्व है, जरा बताइए आप लोग। अंतरात्मा, और उतने ही लोगों की अंतरात्मा जागी है यूपी में जितनों की आपको जरूरत थी। लेकिन ये भी दिलचस्प है, वो कह रहे हैं कि कर्नाटक वाले विधायक का दिल वापस जुड़ गया कांग्रेस से और आप लोगों ने तोड़ लिया पैकेज देके। तो पैकेज भी बता दीजिएगा। अंजना जी, विचित्र सी बात नहीं है। अभी संजय भाई ने कहा, दो बातें कही। पहली बात कहा इन्होंने कि विधायकों को सत्तारूढ़ दल तोड़ लेता है। ठीक है, मानते हैं कि सत्ता का दुरुपयोग उपयोग जो भी आप कहिए कह के विपक्ष के विधायकों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती रही है, कोई बात नहीं। भाई हिमाचल में हम कहां सत्तारूढ़ हैं? हिमाचल में कौन सत्तारूढ़ है? हम तो सत्तारूढ़ नहीं है। हमें तो चुनाव भी नहीं लड़ना चाहिए था। हिमाचल में 25 विधायक हैं, 35 चाहिए जीतने के लिए। हमें तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए था। तो क्यों लड़े? ये तो मैं इसीलिए तो मैंने कहा कि आपकी विपत्ति है। क्यों लड़े? क्योंकि इनकी विपत्ति है ना, इनकी विपत्ति है। जो हमारे कैंडिडेट है महाजन साहब, वो वीरभद्र सिंह जी के सबसे क्लोजेस्ट हैं। ये इनकी विपत्ति है, ये समझने को तैयार नहीं है। तो इस विपत्ति को टालने के लिए आपके सामने सबसे अच्छी बात क्या थी? आप सोनिया गांधी को भेजते हिमाचल लड़ने के लिए, सारे लोग इकट्ठा हो जाते, सोनिया मैडम के नाम पे बगावत नहीं होती, आपका बच जाता। दूसरी बात, लेकिन आपने वो नहीं किया। एक सेकंड इस पर एक रिएक्शन ले दीजिए। आ रही हूँ अजय जी। अजय जी एक सेकंड आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड बोलिए। मैं कह रहा हूं इनके नेतृत्व को चैलेंज लेने की हिम्मत नहीं है। जो नेतृत्व आगे बढ़ के लड़ नहीं सके और अपनी पार्टी को मझधार में छोड़े, उसको नेतावर कहलाने का हक नहीं है। सोनिया गांधी को अगर पता था कि हिमाचल में गड़बड़ है, उनको हिमाचल से आके लड़ना चाहिए था, पार्टी एकजुट रहती। लेकिन नहीं, मैडम ने सेफ रास्ता पकड़ा, राजस्थान चली गई और शहीद कर दिया अभिषेक मनु सिंघवी को। अब केस कोर्ट में केस कौन लड़ेगा? दूसरी बात, संजय भाई, आप कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित रहिए, मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन उत्तर दक्षिण का झगड़ा, कभी कभी धर्म में झगड़ा, अभी आप लोकसभा राज्यसभा में झगड़ा करवाने लगे कि लोकसभा में चर्चा के बाद अपर हाउस में ऐसे लोग उसमें विश्लेषण करते हैं, मतलब लोकसभा क्या राज्यसभा से नीची है? ऐसी बातों से थोड़ा परहेज रखिए। दोनों हाउसों का संवैधानिक व्यवस्था है भाई, बस और कुछ नहीं। संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था बिल्कुल है, लेकिन वो ऐसा थोड़ी ना है कि लोकसभा का विश्लेषण राज्यसभा करती है, लोकसभा का फैसला राज्यसभा पलट देती है। आप तो इस ढंग से बोल रहे थे, ऐसा थोड़ी ना है। और लोकतांत्रिक मूल्यों से ही चुन के जा रहे हैं राज्यसभा में, नॉमिनेटेड नहीं है कोई। यहाँ पे एमएलए जो चुन के वोट दे रहे हैं, वो एमएलए डायरेक्टली जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं। संजय जी, जो उन्होंने पहली बात कही उसमें एक कैच है। वीरभद्र सिंह के बेटे हैं विक्रमादित्य सिंह, और उन्होंने बात बात पर, चूंकि उनकी महत्वाकांक्षाएं थी, किसी से छिपी हुई नहीं थी। हम लोग भी चुनाव के दौरान जब जाते थे तो एयरपोर्ट से लेकर पूरे देहरादून में हर जगह उन्हीं के बड़े बड़े कटआउट्स लगे हुए थे। उनकी महत्वाकांक्षाएं थी सीएम बनने की, वो अभी तक नीचे हुई नहीं है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन वो राम मंदिर में भी पहुंचे हुए थे। अब उन्होंने उसी परिवार के करीबी हर्ष महाजन, पहले हर्ष महाजन कांग्रेस से ही जुड़े हुए थे, हर्ष महाजन को उन्होंने उम्मीदवार बनाया। और जो 9-10 विधायकों के नाम आ रहे हैं, वो प्रतिभा सिंह, वीरभद्र सिंह जी की पत्नी और विक्रमादित्य सिंह के करीबी हैं, उनके बेटे के। ये तो आपके कुनबे की कला है जिसको आप लोग नहीं संभाल पाए। मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दीबाजी होगी और थोड़ा सा एक निर्दयता पूर्वक आपका ये बयान होगा, बगैर ये जाने समझे आरोप लगाना कि विक्रमादित्य सिंह और उनकी माताजी प्रतिभा सिंह ने क्रॉस वोटिंग की। राम मंदिर, भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाना और पार्टी, हाँ नहीं, आपने कहा ना, आपने कहा कि भाई उनके करीबी थे, मतलब आप शक जाहिर कर रही हैं कि विक्रमादित्य ने और उनकी माताजी ने क्रॉस वोट किया। कृपया करके ऐसा आरोप मत लगाइए। उनके करीबी विधायकों ने, जो हमारे रिपोर्टर ने जानकारी दी है, देखिए संजय जी, चूंकि ये बड़ी खबर है, अपने दर्शकों को क्लैरिटी से बता दें। हमारे रिपोर्टर जो ऑन ग्राउंड है, उन्होंने ये बताया कि ये वही विधायक हैं जिन पर आशंका है कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, जो वीरभद्र सिंह के करीबी रहे हैं, उनके बेटे विक्रमादित्य के करीबी रहे। उन विधायकों की बात हो रही है, इसलिए ये स्पष्ट कर दें हम लोग। जय बीजेपी, तय बीजेपी, केशव प्रसाद मौर्य एक्स पर लिख रहे हैं। ये देखिए, इस पर अजय आलोक जी का आज फिर जो आलोक है वो और अलौकिक हो जाएगा। 2024 में 8 राज्यसभा, 80 लोकसभा सीट जीतेगी, जीतेगा एनडीए। जय बीजेपी, तय बीजेपी। हर दिन एक नया गढ़ देते हैं, एक नया नारा गढ़ दिया जाता है बीजेपी की तरफ से। एक बार जल्दी से, एक बार भदौरिया जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं, भदौरिया जी से। जय बीजेपी, तय बीजेपी कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य।
अनुराग जी रिएक्शन दीजिए। आप लोगों ने कोशिश तो बहुत की थी, राजा भैया तक से बात की थी फोन पर, तो वो तो अंतरात्मा ही कह रही होगी ना अखिलेश जी को कि राजा भैया को भी किसी तरह से अपनी तरफ कीजिए, लेकिन बात बनी नहीं। आपके प्रदेश अध्यक्ष गए तो अब तो मामला उधर का हो रहा है। भदौरिया जी देखिए आजकल जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है, यहाँ अंतरात्मा जग नहीं रही है, यहाँ अंतरात्मा बिक रही है। जब अंतरात्मा बिकने लगती है ना तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ये चुन के आए थे, कोई निर्दलीय विधायक नहीं थे। इन्होंने जब सिंबल पे चुनाव लड़ा था तो जनता को वो वोट मिला था जो सरकार के खिलाफ था। जिस तरह की सरकार का अन्याय हो रहा था तब ये चुनाव लड़ने गए थे और जनता ने इनको वोट दिया। इन्होंने जनता के साथ अन्याय किया, ये बदल गए। तो मैं तो कहूंगा कि इनकी अंतरात्मा तब क्यों नहीं जगती जब छात्रों पे लाठियों की बारिश होती है, तब अंतरात्मा की इनके क्या हो जाता है? अंतरात्मा इनकी क्यों नहीं जगती है जब महिलाओं को घसीटा जाता है, पहलवान महिलाओं को, या मणिपुर की महिलाओं के साथ अन्याय होता है, तब तो इनकी अंतरात्मा नहीं जगती है। किसान जो देश की रीढ़ की हड्डी है, उनकी मौत होती है, वो परेशान है। आपके 7 विधायकों की अंतरात्मा का क्या हुआ भदौरिया जी? आपको तो सिर्फ 7 अंतरात्मा को संभालना था। की बात कर, वो 7 नहीं संभाल पाए आप। अरे उन्हीं की अंतरात्मा की बात कर रहा हूं मैं। उनकी अंतरात्मा तब क्यों नहीं जग रही थी? आज अचानक उनकी अंतरात्मा जगी है कि बिकी है अंतरात्मा, ये जानने की जरूरत है। वही तो मैं कह रहा हूं कि अंतरात्मा तो नहीं जगती ना जब समाज में जिसके लिए वो जनता के लिए जनता ने उनको चुन के भेजा था कि वो जाएंगे, हमारी बात करेंगे, हमारी समस्या की बात करेंगे, हमारी समस्या उठाएंगे, लेकिन हमारी समस्या तो ना उठा के वो यहाँ सत्ता बनाने और गिराने में लग गए, सदस्य बना राज्यसभा बनाने और बिगाड़ने में लग गए। तो इनकी अंतरात्मा कहाँ थी? वो उनकी अंतरात्मा बेरोजगार जब आत्महत्या कर रहा है बेरोजगारी से, तो उनकी अंतरात्मा कहाँ चली जाती है? यही तो मेरा सवाल है। जब युवा परेशान है तो उनकी अंतरात्मा कहां चली जाती है? अंतरात्मा कहां चली जाती है? जब चंडीगढ़ में लूट तंत्र हुआ, जिस तरह से वोट की चोरी हुई, तब अंतरात्मा नहीं जगी उनकी। खींच का क्या कीजिएगा जब चिड़िया चुग गई खेत? आशुतोष जी देखिए, ठीक नहीं कह रही हूँ। इस खींच का अब क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत? जो करना था सब तो पहले करना था ना आशुतोष जी। नहीं, मैं तो कई बार इसको कह चुका हूं कि देखिए अब तक तो कम से कम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको इस बात का अंदाजा हो जाना चाहिए कि दरअसल जब भी चुनाव होगा या चुनाव के आसपास स्थिति पैदा होगी तो भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ कर सकती है, इसका अंदाजा होगा। अगर आप अभी भी अपने मैनेजमेंट को ठीक नहीं रख पा रहे, अगर अभी भी आप एमएलए को साथ नहीं रख पाए, तो फिर बीजेपी को दोष देना ठीक नहीं। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या? महत्वपूर्ण बात इसीलिए कि आज ये भारतीय जनता पार्टी जिसके जो 1988 में एक वोट से सरकार गंवा बैठी थी और उसके नेता अटल बिहारी वाजपेयी ये कहते थे कि मैं चिमटे से भी जो है मैं छूना पसंद नहीं करूंगा। आज वो भारतीय जनता पार्टी हर उस जगह पे जहां विपक्ष की सरकारें, विपक्ष की पार्टियां हैं, वहां वो वल्नरेबल है कि उनका विधायक कभी भी भाग सकता है, उनकी अंतरात्मा कभी भी जग सकती है। और ये अंतरात्मा आई कहां से? ये अंतरात्मा तो कांग्रेस पार्टी की देन है। जब 1969 में 1969 में जब लोकसभा का राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था, तब मिसेस गांधी ने कहा था कि अंतरात्मा की आवाज पे वोट दीजिए, और जो कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल कैंडिडेट नीलम संजीव रेड्डी चुनाव हार के वीवी गिरी चुनाव जीत गए। तो वहां से जो अंतरात्मा जगनी शुरू हुई विधायकों की, सांसदों की, नेताओं की, वो अभी तक जग रही है। उसमें वो ये अंतरात्मा आप गलत कहती हैं, या हम लोग गलत कहते हैं कि पैसे के बल पर जगती है या ईडी के बल पर जगती है या सीबीआई के बल पर जगती, बिल्कुल नहीं। ये विशुद्ध तौर पर वो अंतरात्मा है जो विशुद्ध शुचिता के आधार पर जगती है। वो जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होती तब नहीं जगती है, चुनाव के समय में जगती है। हाँ। आपका क्या कहना है इस पर त्रिवेदी जी? कुछ प्रकाश आप भी डालिए। ये अंतरात्मा पर एक पूरी किताब लिखनी पड़ेगी, अब समझना पड़ेगा। ये हमेशा से रहा है, लेकिन आज सुबह से सब बोल रहे हैं। नहीं, आशुतोष जी ने बिल्कुल ठीक जिक्र किया कि जब वो नीलम संजीव रेड्डी वीवी गिरी का जब चुनाव हुआ और इंदिरा गांधी जी के कहने पर अंतरात्मा जागी, वो अभी तक जग रही है। लेकिन अभी उसका डेवलपमेंट नेक्स्ट देखिए, 1998 का जब महाराष्ट्र का राज्यसभा चुनाव हो रहे थे, तब कांग्रेस के कैंडिडेट अंतरात्मा की वजह से हार गए, जो सोनिया गांधी जी के खास होते थे, राम प्रधान, फॉर्मर होम सेक्रेटरी। और उस समय कांग्रेस ने एथिक्स कमेटी जो राज्यसभा की थी उसमें ये रखा प्रपोजल कि भाई इसको कैसे बदला जाए, और तब ओपन वोट की बात पहली बार आई थी। उस ओपन वोट का नतीजा ये हो रहा है, हालांकि 2003 में अरुण जेटली साहब ने बिल 2001 में इंट्रोड्यूस किया और फिर वो बिल आया, लेकिन ओपन वोट से भी, सीक्रेट वोट से लेकर ओपन वोट तक ये अंतरात्मा जगती रही, क्रॉस वोटिंग होती है। 24 का ट्रेलर है क्या? मैं तो कुछ और पूछ रही हूँ, कहीं और ले जा रही हूँ मैं। नहीं, 24 का ट्रेलर है क्या? 24 का ट्रेलर तो दिख ही रहा है, लेकिन बीजेपी के जितने प्रवक्ता रहे वो कह रहे हैं कि राम मंदिर का अपमान करने के लिए कहती है हमारी पार्टी, इस वजह से हमने अपनी पार्टी को छोड़ा है। ये एसपी वाले रो रहे थे कि हमें राम मंदिर नहीं जाने दिया। देखिए, कोई भी बहाना हो सकता है। चुनाव में अब तीसरी आपत्ति आ गई है
एक सेकंड, खबर आ रही है, नील रतन के वोट पर आपत्ति है, जो कि बीजेपी के विधायक हैं। समाजवादी पार्टी का आरोप है किसी और ने वोट डाला है उनकी जगह पर। ये देखिए, ये जो तस्वीर है चुनाव में, ये जो तस्वीर ये है तो एकदम खुला तस्वीर है। ये तस्वीर अपने आप में कह रही कि आजकल के विधायकों और सांसदों कितने ब्रेजन हो गए। लेकिन इसको एक बात समझनी चाहिए अंजना जी, हिमाचल को आज के चुनावों में हिमाचल सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां कांग्रेस रूलिंग पार्टी है, उसके पास 5 एक्स्ट्रा वोट हैं। और ये क्रॉस वोटिंग उस दिन तय हो गई थी कि जब बीजेपी के पास वोट नहीं थे, उसके बाद भी उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया। और जब मुझे लगता है मुख्यमंत्री सुक्खू साहब को पता होगा कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, इसलिए वो सोनिया गांधी जी को वहां से लड़ाना चाहते थे, ताकि कांग्रेस का फ्लो एक साथ रहे, कांग्रेस का वोट एक साथ रहे। यदि सोनिया गांधी जी वहां से लड़ती, सोनिया गांधी जी वहां से नहीं लड़ी, तो ये वोट तो उसी दिन तय होगा जब हर्ष महाजन ने नॉमिनेशन भरा है तो भारतीय जनता पार्टी ने। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस जो है अपने घर को ठीक नहीं रख पाई। अब कोई भी बहाना लगाइए, अंतरात्मा कहिए, क्रॉस वोटिंग कहिए, खरीदा बेचा सब। और सुबह सुबह आज प्रतिभा सिंह जी ने कहा कि विधायकों में नाराजगी स्वाभाविक है, पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष कह रही हैं वोटिंग से पहले। तो ये सब चीजें, इसका मतलब आपका घर ठीक नहीं है, उस घर को ठीक करना सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी। बाकी सब तो चल रहा है बीजेपी के लिए। अजय आलोक जी ने तो बहुत खुलेआम कहा कि भाई वो भजन करने नहीं आए हैं। और आशुतोष जी बेवजह उनको याद दिलाते रहते हैं वाजपेयी जी की सरकार की चिमटा की बात को। नहीं, मैं उस बदलाव की बात कर रहा हूँ जी हाँ, मैं तो ठीक है, भारत की राजनीति लेकिन में जो अजय बदलाव आलोक आया जी है, कह रहे हैं उसकी मसला ये है कि हिमाचल ने ये तय कर दिया कि आप रूलिंग पार्टी का बहाना भी नहीं ले सकते, वहां तो आप सरकार में है ना। और 5 वोट एक्स्ट्रा हैं, उसके बाद भी अगर अभी नहीं पता नतीजा जब आएगा तब ठीक है, नतीजे आने का इंतजार है, थोड़ा सा उसके लिए इंतजार हम करेंगे। लेकिन आरएलडी के जो कैंडिडेट हैं, इसके बाद संजय जी आपने हाथ उठाया था, मैं फौरन आपका रुख करूंगी। हमारे साथ अनुपम मिश्र जुड़े हुए हैं। अनुपम मिश्रा जी, तो अद्भुत तस्वीर है। अब तो आप लोग भी महारत हासिल कर रहे होंगे इस अंतरात्मा वाले निपुण जो व्यवस्था है उसमें। ये बता रहा है कि अब खुल्लम खुल्ला मामला हो गया है। वो कह रहे हैं कि पैकेज की वजह से गए हैं, कोई तनाव इनके चेहरे पे तो दिख नहीं रहा है। जो विधायक सब ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम के साथ विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। बोलिए मिश्रा जी। अंजना जी, मैंने आपकी बात को सुना और मुझे लगा कि इस वक्त राजनीतिक दलों को अंतरात्मा से अधिक आत्ममंथन की जरूरत है। या आज इन राजनीतिक दलों की स्थिति इसलिए भी हो गई है कि इनका अपने नेताओं पे, अपने कार्यकर्ताओं पर कोई भरोसा नहीं है। इनके अंदर संवादहीनता हो चुकी है, ना ये कार्यकर्ता से बात करते, ना ये अपने विधायकों से बात करते हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की अगर आप देखें, क्यों उसकी तरफ लोग आकर्षित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक लगातार यात्राएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। और आप अगर देखें तो आजकल की जो भी जनता है या नेता जो आए हैं राजनीति में, वो सभी ऐसे किसी जुझारू नेतृत्व के साथ कार्य करना चाहते हैं जो सतत रूप से कार्य कर रही हो। भारतीय जनता पार्टी की बढ़त का यही मुख्य कारण है, क्योंकि आपकी अंतरात्मा अभी अभी जागी है। इंडिया गठबंधन में जाते जाते आप लोगों ने जो हाई स्पीड यू टर्न लिया है, ये जो हाई स्पीड यू टर्न आपने लिया है, तो आप ही का एनालिसिस बेस्ट है। नहीं, पूरा कीजिए। मैं इसको यू टर्न ना करके आप इस बात से समझिए कि हम लोगों ने एनडीए में आने से पहले भी इस पूरे इस इंडिया गठबंधन अलायंस पे भी बात हो रही थी, लेकिन आपके अंदर ना तो कोई कार्य करने का साहस है, ना आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता है। आप लोग रेस्ट मोड में जब पॉलिटिक्स करेंगे तो किसी को एक नहीं रख पाएंगे। विडंबना इन राजनीतिक दलों के साथ जो इंडिया में है ये है कि वो ये समझते हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति उनकी भपौती है। मैं अजय आलोक जी की बात से बिल्कुल इसीलिए सहमत रहूं कि आपके यहाँ विपत्ति होगी तो वो दूसरे की संपत्ति बन जाएगी, और आप विपत्ति अपने यहाँ आने क्यों दे रहे हैं। एक अंग्रेजी में कहावत है कि लीडर्स आर थ्रोन अप बाय द सिचुएशन बट ग्रेट लीडर्स क्रिएट द सिचुएशन। आप दे रहे हैं सजा के थाली में तो कोई दूसरा क्यों नहीं करेगा। इतने बड़े बड़े कार्य इस मुल्क के अंदर किए जाने हैं, और उसके बाद इन राजनीतिक दलों की आप स्थिति देखिए, जो कभी पूरा बहुमत की सरकार बनाया करते थे, आज एक एक विधायक के लिए तरस रहे हैं और बात कर रहे हैं कि उनको इस तरीके से खरीद फरोख्त किया जा रहा है। तो अगर खरीद फरोख्त का आप इल्जाम और ये तोहमत लगाते हैं तो इसके पहले आप मत भूलिए कि आप भी सरकार में रहे, सत्ता में रहे हैं। ये परंपरा फिर आपने ही डाली होगी, क्योंकि आप भी सत्ता में रहे हैं। और जब आप रहते हैं तो अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो दूसरे पे उंगली कैसे उठाते हैं। संजय जी, इसके बाद आ रही हूँ अनुराग जी। संजय जी, यही आरोप घूम फिर कर आप पर आ रहा है कि ये प्रथा की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की थी। इंदिरा जी का नाम आया कि उन्होंने अंतरात्मा को ललकारा था एक बार राष्ट्रपति चुनाव में।
अंजना जी मैं उसी संदर्भ में कुछ बताना चाहता हूं। वो कांग्रेस के इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है और उन्होंने एक आधी बात बताई है। उस समय कोई विधायकों की खरीद फरोख्त नहीं हुई थी राष्ट्रपति चुनाव के लिए। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी देश की और पार्टी के अंदर जो स्थापित लोग थे उनका एक टकराव था और एक प्रधानमंत्री को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निकाल दिया गया था। तब इंदिरा जी की सत्ता को चुनौती थी, इंदिरा जी के प्रधानमंत्री पद को चुनौती थी, तो उन्होंने राष्ट्रपति यूपी में अब भी रुकी हुई है वोटों की गिनती। एक सेकंड सर, खबर आ रही है वो आपको बता दें। इलेक्शन कमीशन की इजाजत के बाद शुरू होगी काउंटिंग और 3 आपत्तियों के बाद रोकी गई है मतगणना। ठीक है, बात पूरी करें। तो उस समय अब हम इतने ढंग से समझा रहा था और आप बीच में आप रोक देंगी तो क्या करना, फिर क्यों बुलाते हैं आप लोग, समझ में नहीं आता। तो इंदिरा जी ने उस समय कोई विधायकों की खरीद फरोख्त राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं की थी। कोई ईडी और सीबीआई और आईटी का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ था। वह एक कांग्रेस की एक ऐतिहासिक घटना है जिसमें प्रधानमंत्री के खिलाफ उस समय के कांग्रेस के नेतृत्व ने एक बहुत गलत फैसला किया था, जिसके विरोध में उन्होंने एक राष्ट्रपति के चुनाव में यह भूमिका दी थी। इसलिए उस घटना को आज जो विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है और जिसको अंतरात्मा की आवाज का नाम दिया जा रहा है, कम से कम उससे इसकी तुलना मत करिए, यह दोषपूर्ण बात होगी। तो आशुतोष जी जो अंतरात्मा की आवाज की बात सबसे पहले कांग्रेस ने कही थी और वो आज भारतीय जनता पार्टी करा रही है, कम से कम इस तरह की बातें न करिए। अब बार बार आपने भी कहा और मेरे ख्याल से अजय आलोक जी कह रहे थे कि सोनिया जी हिमाचल प्रदेश से क्यों नहीं लड़ी। अब क्या भारतीय जनता पार्टी तय करेगी कि सोनिया जी राज्यसभा का चुनाव में लड़ना चाहती तो कहां से लड़े? कम से कम इतना फैसला करने का अधिकार तो हमारे पास है। हमारी नेता राजस्थान से लड़े कि हिमाचल से लड़े कि कहां से लड़े या कर्नाटक से लड़े, ये क्या भारतीय जनता पार्टी तय करेगी? और ये फैसला हमने लिया तो ये दोषपूर्ण फैसला हो गया। कृपया करके इस तरह की बातें न करें। एक दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राज्यसभा की जो स्थापना हुई थी उसको अजय आलोक समझ नहीं पाए हैं। राज्यसभा की आलोचना एक बहुत ही पवित्र दृष्टिकोण से किया गया था ताकि 2 चेंबर रहे पार्लियामेंट में। एक चेंबर जो डायरेक्टली इलेक्टेड एमपीज का होगा, वहां पर जो भी विधायी कार्य हो रहे हैं उन कार्यों के ऊपर एक सही ढंग से नजर रखने के लिए, उसमें ज्यादा विस्तृत और विद्वतापूर्ण चर्चा करने के लिए राज्यसभा की व्यवस्था की गई। और उस राज्यसभा में ढंग के लोग जाए, अच्छे लोग जाए, पढ़े लिखे जानकार समझदार लोग जाए, इसके लिए व्यवस्था थी। लेकिन दुर्भाग्यवश वहां विधायकों को खरीद करके, विधायकों को डरा करके, उनसे वोट लेकर के जब लोग राज्यसभा में आएंगे तो राज्यसभा के होने का जो महत्व है, उसकी जो गुणवत्ता है, वही अपने आप में सवालिया निशान के अंदर आ जाएगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यह मैं कहना चाह रहा था, जिसको आलोक जी ने उत्तर दक्षिण का विवाद और राज्यसभा लोकसभा का विवाद इस तरीके से एक दूसरा रूप और दूसरा टर्न देने की कोशिश की, यह बहुत ही गलत हुआ है। अभी तक नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन यह साफ साफ दिख रहा है कि राज्यसभा के चुनावों में जबरदस्त प्रयोग पैसे का और तमाम जो ताकतें हैं, जो हमारी एजेंसियों की जो ताकतें, उन ताकतों का किया गया है और विधायकों को डराया धमकाया गया है। निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश में भले ही हमारी सरकार है, हम सत्तारूढ़ हैं, हमारे अपने एमएलए, लेकिन उन एमएलए को डराने, धमकाने या बहकाने या सरकार के खिलाफ भड़काने के लिए बहुत सी ताकतें दिल्ली से लेकर के शिमला तक काम कर रही थी और कर रही हैं। उसका क्या नतीजा होगा ये तो आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ घंटों में काउंटिंग के बाद समझ में आएगा। लेकिन जो हो रहा है वो बहुत अच्छा नहीं हो रहा, यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है और जो राजनीति में जो नैतिकता होती है उस नैतिकता को नष्ट करने वाली घटनाएं हैं। कम से कम राजनीति में जो नैतिकता थी उस नैतिकता को बचाने के लिए इस प्रकार की हरकतें नहीं होनी चाहिए, यह मेरा आग्रह रहेगा, कांग्रेस पार्टी का भी आग्रह रहेगा। ठीक है, जल्दी से अजय आलोक जी इसका जवाब दीजिए, इसका आलोक जवाब दीजिए। डायरेक्ट एक्यूजेशन। पार्टी द्वितीय, मैं सबसे पीछे, चाहे वो मोदी जी हो चाहे कोई हो, सबको यही कहते हैं। 1969 की बात की जा रही है, तो क्या 1969 की घटना बहुत अच्छी घटना थी क्या? जब अपने आधिपत्य को साबित करने के लिए एक व्यक्ति ने अपने आधिपत्य को साबित करने के लिए अपनी ही पार्टी को हरवा दिया, और इसको आप लोकतंत्र की जीत बताते हैं? बहुत अच्छा। लोकसभा राज्यसभा की मैं परिचर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं बस कह रहा हूं कि उसको डिमीन मत कीजिए। दूसरी बात, मैं जब कहता हूं कि मुझे क्या मतलब है सोनिया गांधी को कहां से लड़वाएं, राजस्थान या वहां या नेतृत्व का मतलब होता है टू टेक द चैलेंज, टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न, टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न, सीधे जाके सिंहों से पकड़ना चाहिए। जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं, सुखू कह रहे हैं, संजय जी रुक जाइए, संजय जी रुक जाइए, पूरा करने दीजिए। एक सेकंड अजय जी रुकिएगा, खबर आ रही है कर्नाटक में कांग्रेस के 3 उम्मीदवार जीत गए हैं, ऐसा माना भी जा रहा था। आपको बता दें वहां पर 45 वोट चाहिए एक उम्मीदवार की जीत के लिए और वहां पर 135 विधायक कांग्रेस पार्टी के थे।
और उस नजरिए से अगर आप देखें तो सेफ सीट है, उनमें से एक अजय माकन भी है। तो वहां पर 3 नासिर हुसैन साहब जीत गए हैं, जो कि पहले भी राज्यसभा के वहां पर सांसद रहे हैं। तो अजय माकन, नासिर हुसैन की जीत हुई है। 3 कैंडिडेट्स जो फील्ड किए थे ने, जीसी चंद्रशेखर तीसरे कैंडिडेट, तीनों जीत गए। नासिर हुसैन, अजय माकन, जीसी चंद्रशेखर, तीनों कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के जीत गए हैं। अब सस्पेंस तो चौथे वाले पर है, क्योंकि 66 बीजेपी के उम्मीदवार हैं। अब उसमें भी ज्यादा सस्पेंस नहीं है। 19 विधायकों वाले जेडीएस ने भी एक उम्मीदवार फील्ड कर दिया था, लेकिन 3 यहां पर जीत गए हैं। तीन यहां पर मामला क्लीन है ऑलमोस्ट, क्योंकि अजय माकन, नासिर हुसैन और जीसी चंद्रशेखर 3 कैंडिडेट्स फील्ड किए थे कांग्रेस पार्टी ने। उनके 135 विधायक हैं, 45 यहां पर चाहिए एक जीत के लिए, 45 विधायक। और बीजेपी के नारायण बंदिगे भी जीत गए हैं। तो यहां पर मामला क्लियर है। 3 सांसद बनने थे राज्यसभा के कांग्रेस पार्टी के, वो तीनों जीत गए हैं। उनमें से एक अजय माकन है, एक जीसी चंद्रशेखर है, एक नासिर हुसैन साहब, तीनों वहां पर जीत गए हैं। वहीं बीजेपी के भी उम्मीदवार जीत गए हैं। मामला तो फंसा हुआ है हिमाचल प्रदेश में। को यहाँ पर क्रॉस वोटिंग की आशंका थी, इसलिए 45 वोट की बजाय उन्होंने 48 वोट जो है सेफ रखे थे वहां पर। हाँ। एक वोट जो गया है, तो इसीलिए, क्योंकि वो ज्यादा अजय जी बता सकते हैं, लेकिन 45 की बजाय 48 वोट उन्होंने रखे अपने पास। नारायण बंदिगे जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, वो भी राज्यसभा में। यहाँ पर असल खेल लेकिन हिमाचल प्रदेश का है। वहां के नतीजों का इंतजार होगा। तो कर्नाटक के नतीजे आ गए हैं, वहां पर तस्वीर साफ है। 3 जो सांसद थे राज्यसभा के, वो जीत गए हैं कांग्रेस पार्टी के। वहां पर आपको पता होगा कांग्रेस ने बहुत बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई थी। उनके कुल 135 विधायक थे और 66 विधायक बीजेपी के, 19 थे जेडीएस के। लेकिन इस बीच एक सांसद जो है राज्यसभा का बीजेपी का भी जीत गया है। लेकिन नजर अब है उत्तर प्रदेश की, जहां 10 सीटों के नतीजे आने हैं। 3 उम्मीदवारों को लेकर वहां पर शिकायत है, जिसकी वजह से अभी रुकी हुई है गिनती। लेकिन हिमाचल प्रदेश का रिजल्ट अब किसी भी वक्त आ सकता है। और हिमाचल प्रदेश में अभिषेक मनु सिंघवी, आपने देखा होगा, उनके वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं, बड़े केस पार्टी को खुलकर डिफेंड करते हैं और वो राज्यसभा सांसद भी रहे हुए हैं। उनकी उम्मीदवारी थी वर्सेस हर्ष महाजन, जो कि कांग्रेस पार्टी से थे पहले, लेकिन अब बीजेपी में वो आ गए हैं और अब वो कैंडिडेट बन के उतरे हैं। यहीं पर क्रॉस वोटिंग की खबर है, यहीं पर क्रॉस वोटिंग की खबर है। 40 विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, यहां पर आपको चाहिए 35 विधायकों का वोट अगर आपको जीत चाहिए एक राज्यसभा सांसद की। दूसरी तरफ 25 विधायक वाले बीजेपी अगर क्रॉस वोटिंग की वजह से हर्ष महाजन को जिता लेते हैं, तो बीजेपी कह रही है कि आपकी सरकार तो अल्पमत में है, आपके पास तो रिक्विजिट विधायक ही नहीं है। बहरहाल वो बात की बात है अजय माकन की फिलहाल वहां पर राज्यसभा सांसद के तौर पर कर्नाटक में जीत हुई है। और ये खबर हम आपको बता रहे हैं, नासिर हुसैन की भी जीत हुई है, जीसी चंद्रशेखर की भी जीत हुई है, वहीं बीजेपी के भी सांसद की जीत हो गई है। कुछ ही देर में हिमाचल प्रदेश का रिजल्ट आने वाला है और वहीं से पूरी तस्वीर साफ होगी। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, आप पहले अजय आलोक जी, आप अपनी बात 2 लाइन में पूरी कीजिए, उसके बाद अनुराग जी के पास फौरन जाऊंगा। मैं बस 2 ही बात कह रहा हूं कि देखिए, मोदी जी जब चुनाव बनारस में 2014 में लड़ने आए थे, वो इसलिए आए थे क्योंकि यूपी में 2014 के पहले हम सिर्फ 10 सीट पे थे। वो नेतृत्व को चैलेंज लेने की हिम्मत थी और उसी के कारण, उस हिम्मत के कारण 2014 में हम 72 सीट हुए। नेतृत्व क्षमता ये होती है कि जहां हारी हुई जगह पे जाके अपना करिश्मा दिखाएं। वो मोदी जी हमेशा करते आए हैं, भारतीय जनता पार्टी करते आई है। मुझे कोई मतलब नहीं है कांग्रेस को रिसरेक्शन कैसे हो, हम तो चाहेंगे कि और डूब जाए, 30 से भी नीचे जाए। और हाँ, एक बात मैं कहूंगा, एक लाइन जोड़ना चाहूंगा कि जय बीजेपी, तय बीजेपी और लय में बीजेपी और पूरा बीजेपी मय हो चुका है। अपनी चिंता कीजिए साहब। जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया जी। वो देखिए तय बीजेपी से लय बीजेपी और बीजेपी में देश कर गए हैं। अरे बीजेपी तो डायलॉग पे ही जिंदा है, जनता की बात कहाँ करती है। सवाल है कि जिन विधायकों, जो विधायक कह रहे हैं, रोज एक कविता आप सुनाते ही लिख के लाते हैं। सुनिए, जो टूट के गए विधायक, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं जो विधायक, वैसे भी कम समय मिलता है तो अपनी बात तो कह लें। मैं कह रहा हूं जो विधायक टूट के गए हैं, उन विधायकों की अंतरात्मा को तो ये बोलना चाहिए ना कि उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए कि जनता के जिस वोट से चुन के गए थे, वो वोट तो अब उसके लायक वो बचे नहीं। क्योंकि एक अंतरात्मा की इन्होंने एक दारा सिंह चौहान थे, समाजवादी पार्टी से जीते थे, वो उनकी अंतरात्मा बोली थी कि नहीं हमें बीजेपी के साथ जाना है। उसके बाद वो चुनाव में गए, घोसी में उपचुनाव में डबल इंजन की सरकार थी और घोसी में जाके घुस गए। वहां पे वो 45,000 वोट से हारे थे, समाजवादी जीती थी। मैं इन 7 विधायकों से भी कहूंगा ये भी इस्तीफा दे दें, कल चुनाव करवा लें तो पता चल जाएगा कि इनकी वहां पे हैसियत है क्या।
भाई आप पार्टी के सिंबल से जीत के आए हो, पार्टी के वोट से जीत के आए हो। अगर इतनी ताकत आपके अंदर है तो आप निर्दलीय जीत के दिखाते ना। तब तो आप कह रहे थे नहीं 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 हमें तो सिंबल चाहिए, सिंबल से जीते, और आज आपकी अंतरात्मा बिक गई। ये तो सीधी सी बात है, बिक रही ना अंतरात्मा। इसके मतलब आपकी अंतरात्मा नाम की कोई चीज नहीं है, आप बेसिकली बिकाऊ हो, सेलेबल हो। आपने एक टैग लगा रखा है कि मेरी ये टैग है, मुझे खरीद लीजिए। तो हमें अनुराग जी अपने ही विधायकों को आज तक के जरिए इतनी खरी खोटी सुना रहे हैं। अगर पहले आप लोगों ने बैठक कर ली होती, अच्छी बात है। सुनिए ना, सुनिए अनुराग जी, सवाल तो सुन बारे में कहा जाएगा क्योंकि उन्होंने जनता को धोखा दिया है। जिन जनता ने सही चुना कहा था है, उनको, उनके साथ अन्याय किया है, उनको धोखा दिया है। लोकतंत्र में अगर कोई बिकने को तैयार हो, मंडी में बैठा हो, तो उस पर प्रश्न पूछना चाहिए। ठीक है अनुराग जी, अगला सवाल सुन लीजिए। अनुराग जी चुनेंगे, वो सदन में आवाज उठाएंगे और अनुराग जी सवाल सुन लीजिए। बेच देंगे तो कैसे काम चलेगा? अनुराग जी सुनिए ना, लेकिन आप जो ये सुझाव दे रहे हैं रिजाइन करने वाला, वो अब आपके इंडिया गठबंधन के साथी हैं कांग्रेस वाले, अगर वहां पर सबने रिजाइन कर दिया तो फिर तो सरकार के लिए मुश्किल की स्थिति आ जाएगी। क्योंकि अगर 9 या 10, जो कि अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक हमारे रिपोर्टर कह रहे हैं, अगर वो रिजाइन कर देते हैं तो वाकई अल्पमत में आ जाएगी कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में सरकार। तो नहीं तो आरएलडी को भी रिजाइन कर देना चाहिए ना। आरएलडी जो जीती थी वो तो समाजवादी पार्टी के गठबंधन से जीती थी ना। उनके विधायक जो जीते थे समाजवादी के, वहां पे ऐसे 5-6 विधायक ऐसे थे जो समाजवादी ने कहा कोई बात नहीं, चलो हम सिंबल आपको दे देते हैं, आपको सिंबल चाहिए, उस सिंबल से वो जीते थे। तो उनको भी रिजाइन कर देना चाहिए ना, क्योंकि आप तो समाजवादी के वोट से जीत के आए थे ना। तो आज आप अपने हिसाब से बदल गए। इसके मतलब आप जनता के साथ धोखा कर रहे हो, जनता के साथ अन्याय कर रहे हो। वो जनता जो जनता दलित पिछड़ी जो समाज के अंदर में है, वो सोच रही थी कि इनका वोट, हम इनको वोट देंगे, ये जाके विधानसभा मेरी आवाज उठाएंगे, और वहां आवाज आपकी अंतरात्मा गायब हो गई। अंतरात्मा आपकी सत्ता में चकाचौंध हो गई, सत्ता के लालच में पड़ गई, सत्ता के लालच और पता नहीं कौन कौन सा कमेंट यहाँ से लेते हैं, उसके बाद अनुपम जी आ रहे हैं। ये क्या बता रहा है? ये अगर 2024 का ट्रेलर है आशुतोष जी, तो ये भी दिखा रहा है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अभी तक न तय कर पा रही हैं, न लय में आ पा रही हैं। नहीं, ये ट्रेलर अभी से थोड़ी शुरू, ये तो ट्रेलर बहुत दिनों से चल रहा है। और इसीलिए मैं बार बार कहता ना, विपक्षी पार्टियों को अब तो सतर्क हो जाना चाहिए कि ये जो ट्रेलर है, ये ट्रेलर 2024 के लिए ट्रेलर नहीं है। ये ट्रेलर इस बात को लेकर यह है कि जिनके पास सत्ता है वो एन केन प्रकार सत्ता में रहना चाहते हैं, और उसके लिए जहां कहीं भी सत्ता का स्पेस मिलेगा वहां हम जाएंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात इसमें हिमाचल में क्या बात है, हिमाचल में तो कांग्रेस सत्ता में है, तो वो विधायक सत्ताधारी पार्टी के साथ क्यों नहीं रहना चाह रहे हैं? और अगर हमारा रिपोर्टर ऑन ग्राउंड बता रहा है कि वो वीरभद्र सिंह के करीबी रहे हुए हैं, विक्रमादित्य सिंह के करीबी हैं उनके बेटे के, तो फिर इसमें किसका दोष है? देखिए अंजना जी, एक चीज समझ लीजिए, आज की तारीख में मुख्यमंत्री की कोई हैसियत नहीं, चाहे किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हो। आप देखिए जिस तरीके से हेमंत सोरेन के साथ हुआ, या जिस तरीके से, तो आज की तारीख में एक समय था जब माना जाता था कि मुख्यमंत्री जो बहुत पावरफुल चीज होती, लेकिन आज की तारीख में सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरीके से पावर पे है, उसमें किसी भी मुख्यमंत्री की कोई हैसियत नहीं, कभी भी कोई भी किसी भी वक्त किसी भी समय गिरफ्तार हो सकता। तो इसलिए सत्ता में है नहीं है वो एक अलग तरीके का सवाल। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अगर आप मुख्यमंत्री थे, अगर आपकी पार्टी का मान आपको है, तो आपको इन सब चीजों को का आकलन करना चाहिए, उसके हिसाब से अपना चक्रव्यूह रचना चाहिए। अगर आप नहीं रच पाएंगे, अगर आप विधायकों को कॉन्फिडेंस में लेकर नहीं चल पाएंगे, तो वो तो वल्नरेबल है ही। अगर वल्नरेबल है तो वो जाएंगे। लेकिन एक चीज मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि जो अक्सर लोग ये कह रहे हैं राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बावजूद भी एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है। और ये चॉइस दिया जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि आप दिखाकर अपनी पार्टी को, अगर आपको लगता है कि कोई सदस्य ज्यादा बेहतर है राज्यसभा में बैठने के, तो आप उसके लिए वोट कर सकते हैं। लेकिन जब अनुराग भदौरिया ये कहते हैं कि आपको रिजाइन करना चाहिए त्रिवेदी जी, तब तो मामला कॉम्प्लेक्स हो सकता है ना, क्योंकि अगर हिमाचल प्रदेश में ये हुआ तो सरकार मॉरलिटी की बात कर रहे हैं, वो भले ही तकलीफ में हो, लेकिन बात सच कर रहे हैं कि किस तरह से आजकल क्रॉस वोटिंग हो रही है। तकलीफ में बोल रहे हैं ना कि उनके एमएलए इस विजुअल को खाली आज एनालाइज करना चाहिए। बताइए ना, इसी विजुअल से साफ समझ में आ रहा कि ये कोई दबाव की बात नहीं है। डेप्यूटी सीएम के साथ सारे समाजवादी पार्टी के विधायक, और आज अब जो है ना, विपक्ष के लिए एक्सक्यूज का वक्त नहीं है, ये इंट्रोस्पेक्ट का वक्त है। और 2024 का ट्रेलर कह लें, 2024 की तस्वीर कह लें, यदि आज भी आप नहीं जाग रहे तो बहुत कुछ होना है। लोकसभा के चुनाव जब होंगे, बहुत सारे आप देख ही रहे हैं कि कुछ एमपी जो है जाकर भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, कुछ एमएलए वहां पर जा रहे हैं। अभी तो कांग्रेस के लिए मुश्किल होगी यदि मनोज पांडे रायबरेली से चुनाव लड़ रहे होंगे। ऊंचाहार से वो एमएलए हैं, बड़े मजबूत, माना जा रहा है कि मनोज पांडे और रायबरेली सीट जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ ही सहयोग से ही
कांग्रेस जीतती रही है, खुद समाजवादी पार्टी ऐसा कहती रही है, तो मुश्किल होगी। तो आज अब भी जग जाए, कहते हैं ना, जब जगो तब सवेरा है। वक्त इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। माफी से अजय आलोक जी, अनुराग जी, अब टाइम इतना ही है, लेकिन यूपी में वोटों की गिनती फिर से शुरू हो गई है। किसी भी वक्त अब 10 सीटों पर नतीजे आ सकते हैं और हिमाचल प्रदेश में भी नतीजे आएंगे। यहाँ पर देखिए मतगणना फिर रुक गई है थोड़ी देर के लिए, लेकिन नॉन स्टॉप कवरेज आप देख रहे हैं, रिजल्ट्स आने वाले हैं, देखते रहिए।